आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की बार बार डिमांड आ रही थी कि सर जो आपने क्लास 10 की जो आपने साइंस पढ़ाई थी उसकी सीरीज को सर आप पूरा कीजिए, क्योंकि मेरे को इतने सारे कमेंट मिले जिस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और प्यारे बच्चों, आप विश्वास रखिए, इसके आगे के चैप्टर मैं आपको जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का जो आपका नया एनसीईआरटी का सिलेबस है विज्ञान विषय का, उसको अपन कंप्लीट से पढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक को कंप्लीट पढ़ लिया है। और इसी के अलावा हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर आपने 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर पढ़ भी लिया है, साथ ही साथ में 1 से 8 तक के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी अपने कर लिए है। अगर आपको पिछले पार्ट देखने हैं या प्रीवियस सेशन देखने हैं तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों पे दे दूंगा। और थैंक यू सो मच बेटा, और थैंक यू सो मच आप सभी का जो इतना प्यार करें, थैंक यू सो मच। तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी प्यार की बदौलत हम वापस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और आपको कंप्लीट ये मैं आपको कोर्स करवा के दूंगा आपको। ठीक है। और जैसे जैसे अपने एग्जाम है उसके बाद हमने यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी करने वाले हैं। तो आपको इस विज्ञान क्लासेज के ऊपर आपको विज्ञान विषय की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आज जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने देख लिया कि आज अपन देखने वाले हैं नए अपडेट सिलेबस के साथ में क्लास 10 की जो विज्ञान विषय उसका चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों को सबसे पहले उसकी हेडिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण, यानी कि पिता से पुत्र के अंदर, पिता से पुत्र के अंदर। देखो, मैं इसका आपको सबसे अच्छा एक उदाहरण बताता हूँ यार। इसे मान लीजिए, सपोज करो ये कोई जानवर है, ये कोई जानवर है, ठीक है, सपोज करें, ये मान लो कोई जानवर है, ठीक है, सपोज किया आपने। ये कोई एक जोड़ा है, एक जोड़ा लेंगे हम इसका, ठीक है, ये एक जोड़ा कोई जानवर का है। ठीक है। अगर इनसे कोई संतति होगी तो आपको पता है वो कैसी होगी? इनकी तरह ही होगी। वो संतति कैसी होगी सर? इनकी तरह ही होने वाली है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब कुत्तों की प्रजाति के बिल्लियां हो जाए, बिल्ली हो जाए, या या है हाथी के घोड़े का बच्चा हो जाए। ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं हुआ है सर। इसका मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण आते हैं वो उनके पूर्वजों से आते हैं, यानी कि जो उनके माता पिता है, जो उनके पेरेंट्स है, उनसे उनके पास में गुणों का संचरण होता है। और इसी गुण को अपन कहते हैं आनुवंशिकता कहते हैं। तो ये मेरे हिसाब से शायद आपको परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी कि आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है कि माता पिता से मिलने वाले गुण या संतति में उपलब्ध गुण, यानी जो बच्चा है ना बेटा, ये जो बच्चा है ना, इसके अंदर जो जो गुण है वो उसको अपने पूर्वजों से मिले हैं। और जो पूर्वजों से उनको जो जो गुणधर्म मिले हैं, चाहे वो उसका शारीरिक ही हो सकता है, चाहे उसका आकार हो सकता है, या उसका मानसिक विकास हो सकता है, वो सारी चीजें उसको कहाँ से मिली? अपने पूर्वजों से मिली है। और इसी को अपन बोलते हैं आनुवंशिकता कहते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं यहाँ पर, जिसको अपन बोलते हैं जैव विकास। जिसके आगे क्या होता है? जैव विकास। इसको समझने के लिए आप लोगों छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने सुना कि पहलवान का बेटा पहलवान होता है, पहलवान का बेटा पहलवान होता है। क्या ये जरूरी है क्या? नहीं सर, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा पहलवान का बेटा पहलवान ही हो। इसी प्रकार ये कोई जरूरत नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है जैव विकास के ऊपर। जैव विकास का सीधा सा तात्पर्य इतना ही है कि जो संतति, यानी जो बच्चा है ना, वो अपने पूरे जीवन काल में, जो ये बच्चा है वो अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या चीजें नई सीखता है, और वो जो नई चीजें होंगी वो इसी के अंदर मौजूद होगी, उसी अपन कहते हैं जैव विकास। ठीक है। तो ये अपन ने सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ा है, अब अपन आगे चलते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आनुवांशिक गुण होते हैं ना, वो आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पूर्वज है, ठीक है, ये एक पूर्वज है, इससे अपने जो इसके आने वाली संतति, यानी इनके जो बच्चे थे, उनको इस प्रकार से गुण नजर आए। तो आप लोग देखो इनमें कोई चेंजेज आ रहा है कि? बिल्कुल सर, देखो यहाँ पर एक तो यहाँ का चेंजेज आ रहा है और एक यहाँ का चेंजेज आ रहा है।
देखो ये अपने एक रफली ड्रॉ करके देखा है कि सर आनुवंशिक गुण क्या संतति को एज इट इज क्या पिता से या दादा दादी से या नाना नानी से या पूर्वजों से क्या एक समान मिलते हैं क्या, वो अपन देखने वाले हैं। तो देखो इसके दो बच्चे सपोज करो, तो एक बच्चे में ये अंतर आ गया और दूसरे बच्चे में सपोज करो यहाँ से अंतर आ गया, ये आपको ग्रीन दिख रहा है, ये इधर आपको रेड दिख रहा है, जबकि इसका पूर्वज कैसा था, इसका जीन्स कैसा था, पूर्णतः है एक कलर का था, लेकिन यहाँ पर से इनके चेंजेस हो गए। अब इनके जो दो बच्चे हुए या इनकी जो संततियां हुई उनके अंदर आप लोग देखो, एक तो आपको अंतर यहाँ से नजर आ जाएगा और एक अंतर आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। इसी प्रकार इनकी जो दो संतानें उनके अंदर भी नजर आ गया, ठीक है। तो अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही चीज में नजर हो, कभी उसका शरीर में आ जाएगा, किसी भी उसके आचार विचार में आ जाएंगे, किसी के स्वभाव में आ जाएंगे, किसी के व्यवहार में आ जाएंगे, यानी किसी न किसी चीज से आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान लो इसके अंदर अंतर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया सर, यहाँ पर इसके अंदर नजर आ गया। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि अंतर भी हो, यहाँ पर सेम भी हो सकता है। देखो यहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ चेंजेस भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सर पूर्वजों से सर जो हमें लक्षण मिलते हैं या जो हमें क्वालिटीज मिलती है वो एक समान नहीं होती है, या ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर विद्वान माता पिता है तो उनके विद्वान ही बच्चे पैदा हों और कम में बुद्धिमान माता पिता के होशियार बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने देख लिया जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय, यानी जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके गुणों में अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज आती जाती है। चलिए नेक्स्ट। तो देखो इस आनुवांशिकता के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं वंशानुगत लक्षण। तो वंशानुगत जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर संचरण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर यहाँ पर संचरित होते हैं। और इस आनुवांशिकता को सबसे पहले बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे और उन्होंने एक बॉटनिकल गार्डन लगाया था, यानी उन्होंने क्या कर दिया, पेड़ पौधों का एक गार्डन लगाया था, उसी के अंदर बैठे बैठे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और जो आज इनको आनुवांशिक के जनक के रूप में देखा जाता है। यानी कि सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं कहाँ से थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, सन 1822 से लेकर 1884 तक इनका जीवन काल रहा है। और ये पढ़ने में कोई इतने खास होशियार भी नहीं थे, ठीक है, आपकी और हमारी तरह इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ऐसे कुछ सिद्धांत दे दिए जिस वजह से आज इनको अपन अभी भी याद करते हैं। तो देखो इन्होंने किया क्या, इन्होंने करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या किया, उद्यान मटर लगाया, यानी कि उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे लगाए क्यारी के अंदर। क्यारी के अंदर क्या किया उन्होंने, मटर के पौधे लगाए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक तो लंबा पौधा लिया, इस लंबे को पौधे को अपन दर्शा रहे हैं कैपिटल टी से दर्शा रहे हैं। एक लिया उसने बोना पौधा, एक लिया सर इसने बोना पौधा, ठीक है। दोनों क्या कराया इन्होंने, संकरण करवा दिया, दोनों क्या करवाया सर इन्हें, संकरण करवा दिया। तो अब उसने क्या देखा यार, इसने देखा कि सर जो F1 पीढ़ी यानी जो प्रथम पीढ़ी के अंदर, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो बच्चे हो रहे हैं इनके, वो उनके जो लक्षण है ना वो सारे लंबे नजर आ रहे हैं, वो सर सभी क्या मिले अपने को, लंबे नजर आए। क्यों भाई ऐसा क्या हुआ, इसका मतलब क्या यहाँ पर सारे लंबे नजर आ गए, तो क्या जो बोना पौधा था उसका लक्षण कहाँ गया, इस बोने पौधे का लक्षण कहाँ गया, ठीक है, ये बात सोचने की आती है। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि सर लंबे वाले गुण तो नजर आ गए F1 पीढ़ी के अंदर, मान लो इसके 4 संतति हुए, ठीक है, सपोज करो जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन वो फिर बोने पौधे कहाँ गए, उसका लक्षण कहाँ गया, क्या वो खत्म हो गया, लुप्त हो गया या क्या हुआ, उसको देखने के लिए उसने क्या किया, फिर F2 पीढ़ी ली, उसने क्या किया, सिर्फ F2 पीढ़ी ली, यानी कि उसने क्या किया, जो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे यानी कि टी टी और टीटी, इनको आपस में फिर से उसने संकरण करवाया, और संकरण कराने के बाद उसने देखा कि सर 3 पौधे तो लंबे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक पौधा बोना भी नजर आ रहा है सेकंड पीढ़ी के अंदर। तो अगर सर दूसरा पीढ़ी के अंदर अगर बोना पौधा नजर आ रहा है, इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग के अंदर जो बोनेपन का जो गुण लिया था वो लास्ट की पीढ़ी तक मौजूद है। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि आनुवांशिकी में ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रथम पीढ़ी में माता पिता के लक्षण नजर आ जाए,
दूसरी पीढ़ी के अंदर भी आ सकते हैं, तीसरी पीढ़ी में नजर आ सकते हैं, चौथी पीढ़ी में नजर आ सकते हैं। यानी कि आज जो अपने आचार विचार है, व्यवहार है, अपनी कदकाठी है, अपना शरीर है, वो सब कुछ कोई जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता जैसा हो, आपके दादा जैसा हो सकता है, नाना नानी जैसा होता है, या परदादा से हो सकता है। यानी कि अपने किसी भी पुरानी पीढ़ी से आ सकते हैं और किसी न किसी पीढ़ी में वो गुण आपको लक्षित हो जाता है या आपको प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना मेंडल का नियम। ठीक है, समझ गए इस बात का? तो ये आप लोग ध्यान रखना है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि सर जो ये स्मॉल टी था ना, वो हर जगह मौजूद है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे स्मॉल टी है, लेकिन सर ये प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, यानी जो बोनेपन का जो गुण था, कि सर जो बोनेपन का गुण था वो नष्ट नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो बोनेपन का गुण था वो नष्ट नहीं हुआ है। वो किसी ना किसी पीढ़ी में, अगर एक पीढ़ी में नजर नहीं आ रहा तो दूसरी पीढ़ी में आपको नजर आ जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने, मान लीजिए कोई दो फूल है, दो फूलों का संकलन करवा के देखा, स्वयं निषेचन कराया, तो भी इन्होंने देखा यार तीन फूल, यानी कि ये क्या है, ये प्रभावी है। ये क्या है सर? प्रभावी है। और ये क्या है? अप्रभावी है। तो अगर प्रथम पीढ़ी में अगर अप्रभावी इस प्रकार का रंग अगर नजर नहीं आ रहा है, तो जब द्वितीय पीढ़ी में इनका संकलन करवाया गया तो वहां पर 3:1 के आधार पर हमें नजर आ जाता है। ठीक है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। अब देखो, वो तो थे एक एक जोड़ी, मतलब वो तो क्या, उन्होंने एक लक्षण लिया। ठीक है, एक लंबे और बोने का, यानी एक जोड़ी उसने लक्षण लिए। अब की बार क्या कर रहा है मेंडल? दो जोड़ी ले रहा है। कितनी जोड़ी ले रहा है? यहाँ पर दो जोड़ी लक्षणों को साथ में लेकर फिर संकलन करा रहा है। तो देखो क्या कर रहा है, गोल, एक तो क्या लिया इसने सर? गोल, यानी कि कैपिटल आर आर, ये प्रभावी है। और एक क्या लिया इसने? हरे, हरे को दर्शाया इसने स्मॉल वाई से, स्मॉल वाई से दर्शाया। इसी प्रकार दूसरा उसने गुण लिया, यानी दूसरा जो अपने पौधा लिया वो एक तो था झुर्रीदार, इसको स्मॉल आर से, और पीले बीज यानी कैपिटल वाई से दर्शाए गए हैं। याद रखना बच्चों, जो कैपिटल से दर्शाए गए वो प्रभावी गुण है, और जो स्मॉल से दर्शाए गए हैं वो अप्रभावी गुण होते हैं, लेकिन वो विद्यमान जरूर होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार हमारा मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सुझाव है तो मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो मैं आपकी खातिर वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो बताया, क्योंकि यार काफी आप लोगों की डिमांड आई थी इस वजह से, क्योंकि यार प्यारे बच्चों टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ठीक है, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू बेटा। देखो आगे देखते हैं, कैपिटल आर और इधर कैपिटल वाई। अब हमने क्या कर दिया, इसके युग्मक बनाए, यानी गैमेट बनाए। क्या बनाए सर? हमने इसके युग्मक बनाए। युग्मक में क्या होता है? दो का एक हो जाता है, दो का एक हो जाता है। तो इधर दो से क्या बन गया? एक हो गया, यानी आर वाई हो गया। इधर दो से क्या हो गया? आर कैपिटल वाई हो गया। ठीक है, यानी कि सर गोल हरे बीज और झुर्रीदार पीले बीज दोनों का यहाँ पर गुण विद्यमान है। अब इनका हमने क्या करवाया सर? यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में संकलन करवाया, तो हमने देखा कि सर जो प्रभावी गुण था, जो कैपिटल कैपिटल थे उसके गुण हमें नजर आ गए। तो इधर तो देखो क्या है? गोल है, कैपिटल आर क्या? गोल है, और कैपिटल वाई क्या? इधर पीले बीज है। तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण नजर आएंगे वो आएंगे गोल और पीले बीज। गोल और पीले बीज आप लोगों को नजर आने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया? आपने सोचा यार इसका मतलब हरा बीज और झुर्रीदार, ये क्या गुण खत्म हो गया क्या? ये क्या गुण खत्म हो गया? तो उसने देखा कि जब हमने सर इनका वापस से संकलन करवाया F2 पीढ़ी के अंदर, तो ये आगे चलकर आपको नजर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अप्रभावी गुण होते हैं वो सर नष्ट नहीं होते हैं, वो एक पीढ़ी नहीं तो दूसरी पीढ़ी में नजर जरूर आ जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो इसका जो अपने संकलन करवाया ना, तो संकलन के आधार पर इन्होंने जो लक्षण प्रारूप निकाला, तो उसने देखा कि गोल और पीले बीज हमें मिल रहे हैं 9, गोल और हरे मिल रहे सर हमें 3, और झुर्रीदार और पीले मिल रहे सर हमें 3, और झुर्रीदार और हरे बीज मिल रहे हैं सर 1। इसका मतलब सर किसी भी प्रकार का जो गुण है वो नष्ट नहीं होता है। और ये एग्जाम में आप लोग से पूछ लेगा, ये अनुपात आप लोग याद कीजिएगा, 9:3:3:1, इसको आपको याद करना है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं लिंग निर्धारण की। आगे अपन बात करते हैं लिंग निर्धारण की, अपन बात करते हैं लिंग निर्धारण की, अपन बात करते हैं। देखो उसके नाम से पता लगा लिंग निर्धारण, यानी कि सेक्स। लिंग का मतलब क्या होता है सर? सेक्स।
ठीक है। और निर्धारण का मतलब इसको निश्चित करना कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो देखिए मानव की बात करें अपन, किसकी बात करें सर, मानव की, क्योंकि सबसे विकसित जंतु कौन है, सबसे विकसित जानवर कौन है, मनुष्य है। ठीक है, गर्भईय अगमन हम सभी जंतु है यानी एनिमल है, हम भी किसी एक उच्च कोटि के एनिमल हैं। तो मान लीजिए ये नर है और ये मादा है। याद रखिएगा नर के जो गुणसूत्र होते हैं उनको अपन एक्स और वाई से दर्शाते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, आपको पता है 23 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र, जिनमें 22 जोड़ी तो होते हैं जो बॉडी का निर्माण करते हैं और एक जोड़ी अपने सेक्स का निर्माण करते हैं, यानी कि होने वाला बच्चा नर होगा या मादा होगी, यानी जो लैंगिक लक्षण होंगे वो इस एक जोड़ी गुणसूत्र के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, इसलिए इनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो देखो नर है उसको दर्शाएंगे एक्स वाई से और मादा के गुणसूत्र को दिखाएंगे लिंग गुणसूत्र को एक्स एक्स से दर्शाते हैं। तो जब इसका गैमेट बनेगा, ठीक है, अब आपको पता है मादा का एक गैमेट बन जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है, अंडा होता है। इसमें क्या होता है, अंडा होता है जहां पर शुक्राणु आते हैं, गति करते हुए आते हैं। ये आप लोगों ने शायद बायोलॉजी में पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो आप लोग आगे क्लासेज में आप लोग लैंगिक जनन पढ़ोगे। और हमें पता है कि मनुष्य में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। तो देखिए गुणसूत्र होते हैं, ये कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मादा के पास में आएंगे। इनका क्या बनेगा, यहाँ पर युग्मनज बनेगा, इसका क्या बनेगा सर, जाइगोट बनेगा। देखो ऐसे दे सकते, दिखाता हूँ इसको, एक्स वाई और एक्स। देखो ये एक्स किसका है, ये मादा का है, और ये किसके है, दोनों नर के हैं। तो इनका क्या बनेगा सर, इनका जोड़ा बनेगा, यानी आपस में टकराएंगे। एक तो जोड़ा सर ये बनाएंगे एक्स एक्स का, और एक जोड़ा क्या बनाएंगे सर, एक्स वाई का। समझ में आ रही है बात में, एक तो एक्स का जोड़ा बनाएंगे और एक एक्स वाई का जोड़ा बनाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर एक्स एक्स का अगर जोड़ा बनता है तो जो होने वाली संतान है वो क्या बनेगी, यानी कि मादा बनेगी, यानी कि फीमेल बनने वाली है। लेकिन अगर एक्स वाई बनता है तो होने वाला जो बच्चा होगा कैसा होगा, पुरुष होगा। समझ में आ गया, तो ये होता है लिंग का निर्धारण करना होता है। तो ये बात आपको पता लगी। अच्छा एक बात अब आपको सारी क्लियर होगी कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये किसके गुणसूत्र डिपेंड करता है, ये नर के। ठीक है, यहाँ पर मादा का किसी प्रकार से कोई रोल नहीं है कि बच्चा पुरुष होगा या महिला होगी, इसका सीधा सीधा अंतर क्या हो गया, वाई से है। जो वाई गुणसूत्र होता है प्यारे बच्चों, जो लिंग गुणसूत्र है वो नर में होता है, यानी नर ही इसके लिए उत्तरदायी होता है कि होने वाली संतान पुरुष होगी या मादा होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन देखने वाले हैं कि इनमें जो जैव विकास होता है वो किस किस प्रकार से होता है, या जो विकास होता है ना वो किस किस प्रकार से होता है, और कौन कौन सी चीजों का अपन विकास नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है प्यारे बच्चों, भृंग का, यानी कि भंवरा है। किसका उदाहरण लिया अपने, एक भंवरा है। भृंग श्रृंग क्या बोलते हैं इसको, या भृंगा बोलते हैं, बीटल, भृंगो बोलते हैं इसको, बीटल बोलते हैं इसको, ठीक है, बीटल्स बोलते हैं इसको। तो उसने क्या किया, हमने देखा, हमने कुछ लाल रंग के, ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आया ना तो वीडियो एक बार दोबारा देख लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बच्चों का ये पूरा लेसन क्लियर करवा दूंगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी तुम लोगों को मैं करवा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। देखो लाल रंग के अपने कितने, सिर्फ 12 लिए यहाँ पर, कितने, भृंगे लिए, बिटल्स लिए हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े समझ लो। अब क्या हो गया, हमने तीन कंडीशन देखी, वन, एक तो कंडीशन हमने देखी सर ये वाली, दूसरी कंडीशन ये वाली, और तीसरी कंडीशन ये वाली। ठीक है, तो किसको अपन जैव विकास कहेंगे वो अपन आगे देखते हैं। तो देखो पहली कंडीशन में क्या हो गया, ये कौवा है, वो कौवा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसको लाल रंग दिख रहा है उसको खा रहा है, लाल रंग को दिख रहा है खा रहा है, लाल रंग को दिख रहा है खा रहा है। अब देखो उत्परिवर्तन क्या हुआ कि इस प्रजाति के अंदर कि जब नई संतति पैदा हुई, इसके जो बच्चे हुए ना उनमें से कोई एक हरे रंग का था, उनमें से कोई एक हरे रंग का था। तो हरे रंग क्या होता है, मिट्टी जो कलर घास होती है उसमें दिखाई नहीं देता, तो ये बेटा बच गया इसमें, ये क्या हो गया सर, बच गया। और लाल को क्या करे, चटाचट चटाचट खा रहे हैं। अब तुम लोग देखो यार, ये हरे वाले हैं ना, इनकी तो आबादी बढ़ती जा रही है और लाल वर्णों की आबादी घटती जा रही है। लाल वर्णों की आबादी क्या हो रही है सर, इधर घटती जा रही है। तो आप लोगों ने देखा इस प्रकार से लाल रंग से कैसा रंग नजर आ गया हमें सर, हरा रंग नजर आ गया। लाल रंग से क्या हो गया सर, हमें हरा रंग नजर आ गया। इसका मतलब सर यहाँ पर पूरी प्रजाति में क्या हो गया सर, यहाँ पर बदलाव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए सेम पोजीशन दूसरी कंडीशन अपन देख रहे हैं कि यही अपने 12 लाल रंग के भंवरे हैं या भृंगे हैं, इनमें से वो एक हरा रंग आ गया। और अब ये हरा रंग था ना, ठीक है, अब की बार क्या हुआ, कोई कौवा वगैरह इनको खाने वाला आया नहीं, कौवा कोई इनको खाने आया नहीं, इसलिए इनकी आबादी उतनी की उतनी ही रह गई। और इधर ये लाल थे ना, वो अपनी संख्या को बढ़ाते गए बढ़ाते गए और बढ़ाते गए।
तो मान लीजिए अचानक कोई हाथी आ गया और हाथी ने क्या कर दिया, इन लाल रंग के कीड़े मकोड़ों को चीत के मार दिया, दबा के उसको मार दिया। तो कौन से बचे फिर? ग्रीन वाले बच गए। याद रखना ये एक अकस्मात हुआ है, ये एक अकस्मात हुआ, इसे अपन जैव विकास नहीं कहते हैं, इसे हम जैव विकास नहीं कहते हैं। याद रखो यार, इन्होंने थोड़ी विकास किया, यहाँ पर इन्होंने विकास नहीं किया, ठीक है। ये तो बेचारे लाल वाले मर गए प्रकृति के कोप के कारण, जैसे डायनासोर मारे गए थे, उसी प्रकार क्या हुआ, ये प्रकृति के कोप की वजह से मारे गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये हरे वाले बच गए और लाल वाले मर गए, लेकिन इसको अपन जैव विकास नहीं कहेंगे। तीसरा इसी में क्या हो गया कि ये जो लाल वाले भृंग हैं, ठीक है, इनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिली बेचारों को, तो क्या हो गया, सिकुड़ गए, यानी कमजोर हो गए। अब कमजोर हो गए तो इसको अपने विकास नहीं कहेंगे, इसको अपने विकास नहीं कहेंगे, याद रखना इस बात का। तो फिर क्या हो गया, ये जो इनका रंग भी थोड़ा सा हल्का सा फाल्ट हो गया, लेकिन जब इनको कुछ खाने पीने को दिया तो ये वापस से हट्टे कट्टे और मुस्टंडे हो गए। तो इस प्रकार से प्रजातियां आपस में विकास करती है। आगे अपन देखते हैं जाति उद्भव। जाति उद्भव का मतलब जैसा कि आपको पता है कि ये किसी एक नई जाति का पैदा होना, किसी नई जाति का पैदा होना, ठीक है। अब जो नई जाति होती है ना, वो उतनी आसानी से पैदा नहीं होती है, उसके लिए उनको काफी सारा समय देना पड़ता है, काफी सारे यहाँ पर रोटेशन चलते हैं, और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी कह सकते हैं, या इनका जो जेनेटिक जो क्रोमोसोम के जो बदलाव होते हैं, उत्परिवर्तन है, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन बहुत छोटे हैं, यह महत्वपूर्ण है। यानी कि यार सीधी सी बात है, जातियां पैदा, देखो जैसे आपने पिछला पेज पे देखा ना कि किस प्रकार से लाल रंग से हरा रंग देख रहा, तो एक नई जाति का उत्पन्न हो गई। तो इसके लिए देखो काफी सारे इनको इनको बेचारों को पापड़ बेलने पड़े हैं। कोई हाथी आ गया, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिली, यार कोई ना कोई यार हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा इनकी जो समष्टियां होती है, समष्टि का मतलब होगा इनकी जो प्रजातियां होती है, वो काफी समय में एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसे समय आएगा जब ये लाल वाला और ये हरा वाला दोनों अलग अलग जाति बन जाएगी। ये तो लाल बन गया और एक हरा बन गया। और कोई जमाना ये था कि जब दोनों, जो हरा रंग था ना वो इसे लाल से पैदा हुआ था, हरा रंग किससे पैदा हुआ था, लाल से पैदा हुआ था। लेकिन जब एक समय ऐसा आएगा जब दोनों को इनको पास पास में रखेंगे ना, तो ये दोनों अलग अलग प्रजातियां नजर आ गई। यानी सर इस प्रकार से इन जातियों का उद्भव होता है। आगे अपन देखते हैं फटाफट, देखो वर्गीकरण व विकास। वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो यार, अगर अलग अलग प्रजातियां बन चुकी है तो अब उनको पहचान कैसे करें, तो पहचान करने के लिए सर हमने क्या कर दिया, उनका वर्गीकरण कर दिया। जैसे तुम लोगों की क्लास है क्लास 10, अब इसमें अगर तुम लोग बच्चे ज्यादा हो ना, तो सर क्या करेंगे, सेक्शन बना देंगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन। तो इसमें क्या करें, ए बी के अंदर होशियार बच्चों को रख लेंगे, सी में थोड़ा कमजोर, और डी में बिल्कुल ढीठ बच्चों को रख लेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और एक नया शब्द है अपने पास में, अभिलक्षण। अभिलक्षण का मतलब होता है वह गुण जो आप लोग प्रकट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे टेस्ट में 10 में से यार 4 नंबर आए, ये तुम लोग क्या हो, कमजोर हो। तो कमजोर क्या चीज कहलाती है, वो तुम्हारा अभिलक्षण प्रकट होता है, ठीक है। ओके भाई, चलिए आगे आगे अपन चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, आगे अपन चल रहे हैं विकास, इसी के अंदर विकास के अंदर चल रहे हैं कि यार कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जिनका जो निर्माण होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, समजात और समरूप का उदाहरण बताओ और किसे कहते हैं। तो देखिए समजात अंग का मतलब क्या हो गया कि सर जिनकी उत्पत्ति तो एक समान है। तो देखो तुम देखो, मेंढक के हाथ देख लो, छिपकली का हाथ देख लो, पक्षी का हाथ देख लो और मनुष्य का हाथ देख लो, इनका जो उद्भव है ना वो तो आपको एक समान नजर आ रहा है। लेकिन देखो सबके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन सर इनके कार्य अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो समजात अंग का मतलब ये हो गया कि सर वे अंग या वे प्रजातियां जिनके अंदर अंगों का निर्माण तो एक ही प्रकार से हुआ है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। अब देखो मेंढक का काम अलग होता है हाथों का, छिपकली का छत पे चढ़ने का, पक्षियों के उड़ने काम आते हैं, और अपन थोड़ी उड़ पाते हाथों से, नहीं उड़ पाते। लेकिन ये देखो चारों का निर्माण तो एक प्रकार से हुआ है, लेकिन सर इनके कार्य अलग अलग होते हैं, इसे अपन समजात अंग कहते हैं। इसी प्रकार इधर देखो समरूप अंग। समरूप अंग का मतलब हो गया, ये देखो चमगादड़ का पंख देखो और ये पक्षी के पंख देखो, देखो इनकी उत्पत्ति तो अलग अलग नजर आ रही है ना, आप लोगों को खुद को दिख रहा है, इनकी डिजाइन तो अलग अलग है, इनकी उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या दोनों की सर समान है। बस यही बात आप लोगों को यहाँ पर समरूप में ध्यान रखनी है कि सर इनके कार्य तो क्या होते हैं सर, समान होते हैं, लेकिन इनका जो उद्भव है वो कैसा होता है सर, इनका अलग अलग उद्भव होता है, ठीक है।
जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब होता है कि सर वे प्रजातियां जो वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है, यानी आज से हजारों करोड़ों साल पहले इनका अस्तित्व था, लेकिन आज वो मर चुकी है। वो हमें कैसे मिला, हमें पता कैसे पता लगा? हमें ऐसे पता लगा कि जैसे मान लो आज से करोड़ों साल पहले क्या हुआ था कि सपोज अपन डायनासोर की बात करते हैं। डायनासोर क्या हुआ कि यहाँ पर पानी पीने आया, कहाँ पर? नदी में पानी पीने गया, तो वहां पर क्या हुआ, वो मर गया। मर गया, मरने से क्या हुआ, लाखों साल चली, वो वहां पर दब गया, नदी सूख गई, वो वहां पर दब गया। दब गया तो अपन हजारों लाखों साल पहले बाद में की बात है, अपन बाद में देखेंगे ना, तो हम अगर जब खुदाई करेंगे तो हमें पता लगेगा यार अपना डायनासोर को जीव है, यानी ये जीव क्या कहलाएगा बच्चों? जीवाश्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? जीवाश्म। जीव का अंश, जीव का अंश, जीव खुद नहीं है, जीव मर चुका है, उसकी प्रजाति खत्म हो चुकी है। यानी कि सर जीव की मृत्यु के बाद में जो उसका शरीर बचता है उसे अपन जीवाश्म कहते हैं, यानी डेड बॉडी बनती है, उसको अपन कहते हैं जीवाश्म कहते हैं। देखो ये बात है, अपना जंगली गोभी का विकास कैसे हुआ? जंगली गोभी का विकास, यानी कि आप लोग खुद देखो यार, जंगली गोभी से क्या क्या बने यहाँ पर, ठीक है? जंगली गोभी से आपको गांठ गोभी नजर आ रही है, फूल गोभी नजर आ रही है, ब्रोकली नजर आ रही है, गोभी नजर आ रही है, लाल गोभी नजर आ रही है और केल नजर आ रही है। जब ये सारी आपस में जुड़ जाएगी तो क्या कहलाएगी? जंगली गोभी कहलाएगी। कहने का मतलब सर इनका निर्माण हो रहा है, किससे हो रहा है? जंगली गोभी से धीरे धीरे इनका निर्माण हुआ, एक नई प्रजाति बनी, इसे अपन कहते हैं जीव का विकास कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं सर? जीव का विकास कहते हैं। तो मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आपकी क्लास आज को काफी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा, इसी प्रकार की आपकी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये देखो आप लोग जो अपने बता रहे ना, ये डायनासोर वगैरह के हैं, पंख वगैरह किस प्रकार से बने हैं, जो हमने समजात समरूप में देख लेती है, प्लेनेरिया इसका भी किस प्रकार से, ये भी सारी विलुप्त प्रजाति हैं जिनका कोई अभी अस्तित्व नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों। और आपकी क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी प्लेलिस्ट में जल्दी मिल जाएंगे। और चैनल पर नए आए तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।